एनर्जी कंसिडरेशन, ये जो मोशनल ईएमएफ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है या नहीं है ना, देखते हैं अपन अभी इसको। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे। हाँ, यहाँ पे हम लोग एक रेल लेते हैं ऐसी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसा, है ना। दिस इज द रेजिस्टेंस, समझ गए, ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड को लेते हैं, और ये कंडक्टिंग रॉड को हम लोग ना पुल कर रहे हैं ऐसे। ये PQ इज अ कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। PQ इज अ कंडक्टिंग रॉड, और इसको हम लोग बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं। बाहर की तरफ पुल करोगे तो इसमें क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। यहाँ पे ये क्या है पूरा, दिस इज द रेजिस्टेंस, ये M और ये N, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। PQ क्या है यहाँ पे, कंडक्टिंग रॉड है, और इस कंडक्टिंग रॉड को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसा बाहर पुल कर रहे हैं, ठीक है। हेलो हेलो, सर आपका माइक नहीं। PQ इज कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। और हम इस कंडक्टिंग रॉड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर पुल कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्टिंग रॉड को बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है या नहीं, तो ये डिस्कशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है या नहीं, है ना। देखो, जब पुल करोगे तो यहाँ पे एक बैटरी बनेगी। बैटरी कैसे बनेगी, हायर पोटेंशियल किधर आएगा, लोअर किधर आएगा, हायर किधर आएगा और लोअर किधर आएगा, बताओ जरा। हायर किधर आएगा और लोअर, हायर ऊपर आएगा, लोअर नीचे आएगा। हाँ, हायर ऊपर आएगा और लोअर नीचे आएगा। तो ये एक बैटरी बन जाएगी यहाँ पे इस तरह से, और इस बैटरी की ईएमएफ किसके बराबर रहेगी, VBL के बराबर। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, तो इस सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो होगा। फिर यहाँ पे दिस इज द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट, ये बेटा इंड्यूस करंट आ जाएगा सर्किट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होगी, इस इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, देखो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर, VBL, और इंड्यूस करंट इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो इट इज VBL डिवाइडेड बाय R, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर। अब हमने एक और चीज पढ़ा है कि जो करंट कैरिंग वायर होता है उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। ये इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है यहाँ पे ऐसा, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रॉड, और करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, मैग्नेटिक फोर्स विल बी गिवन बाय I इंटू कितना, L क्रॉस B, बराबर है। तो लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, वायर पे। वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन पे आएगा, पीछे के डायरेक्शन पे ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और देख, कंडक्टिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगता है, किस फार्मूले से दिया जाता है, I इंटू L क्रॉस B, है ना। डायरेक्शन देखिए कंडक्टिंग वायर में करंट कैसा फ्लो हो रहा है बेटा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट हैंड थंब रूल ना। अब इसमें देख, अब तुम लोग ना राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है FBI, थंब हो गया फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ आ गया।
मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वायर पे वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। और एक और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी होता है, VBI। V मतलब वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। देख लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में FBI, जब करंट वाले वायर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन ये है FBI। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, तीनों फिंगर्स को मतलब 4 फिंगर्स, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें। फ्लेमिंग्स जो राइट हैंड रूल है वो है VBI। तो 4 फिंगर में FBI, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, मिडिल फिंगर करंट को बताती है। FBI, VBI, मिडिल फिंगर करंट को, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे थंब किसको बताता, फोर्स को। यहाँ पे V किसको बताता, वेलोसिटी को। यहाँ पे इंड्यूस करंट का पता चलता राइट हैंड रूल में। यहाँ पे जब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो फोर्स का पता चलता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स पता चलता है, राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट पता चलता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा सबसे सिंपल है भाई L क्रॉस B। तो L और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई यहाँ पे, इसमें फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ और खींच रहे हो तुम सामने की तरफ, क्या होगा इससे बताओ जरा। फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ इस कंडक्टिंग वायर पे, कंडक्टिंग रॉड पे, और तुम खींच रहे हो इसको सामने की तरफ, क्या होगा बेटा इससे। ये कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखेगी कि धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। ये कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखेगा या धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, ये रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। सर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। हाँ धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और फाइनली रुक जाएगा। तो अगर इसमें हमको वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको काउंटर करने के लिए एक फोर्स सामने की तरफ लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, इसको काउंटर करने के लिए एक फोर्स सामने की तरफ लगाना पड़ेगा। समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। इसको काउंटर करने के लिए एक फोर्स सामने की तरफ लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक फोर्स हम लोग इसमें सामने की तरफ लगा देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स। और ये एक्सटर्नल फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है तो ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। ये रॉड बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, ठीक है। तो ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, कंडक्टिंग रॉड में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर पे पीछे की तरफ, जो कंडक्टिंग रॉड की वेलोसिटी को कम करेगा। अगर वेलोसिटी को मेंटेन रखना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे हो। तो कंडक्टिंग रॉड की वेलोसिटी कैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। समझ गए, समझ गए कि नहीं। सो दिस फोर्स tend to slow down the rod PQ. So therefore to maintain constant velocity, counter external force is required. जिससे ये वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे, मतलब नेट फोर्स कितना हो जाए, यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बेटा, I इंड्यूस इंटू एल बी के बराबर है ना। क्यों, क्योंकि करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, यहाँ पे I इंटू एल बी के बराबर है। ठीक है,
आई इंटू एल बी, आई एल बी साइन 90, साइन 90 हो गया 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये आ गया। सो देयरफॉर पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक्सटर्नल फोर्स डॉट वी या एफ एक्सटर्नल इंटू वी, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड इसका आई एल बी इंटू वी, और करंट की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे ये देख सकते हो, करंट की वैल्यू पुट अगर हम लोग कर देते हैं तो इट इज वी बी एल अपॉन आर इंटू एल बी इंटू वी। तो ओवरऑल ये जो फार्मूला आ गया बेटा यहाँ पे, इट इज वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, तो रेडियस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस। देखो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड टू पुल दिस रॉड, है ना। तो एफ एक्सटर्नल डॉट वी, क्यों लिख दिया भैया मैंने, पावर का क्या क्या फार्मूला पढ़े अपन ने, पावर इक्वल्स टू क्या क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, होता है कि नहीं, वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना पावर, हेलो, वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना बेटा पावर। और एक और होता है इंस्टेंटेनियस पावर, किसके बराबर लिखते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी, एफ डॉट वी के बराबर लिखते हैं, है ना, एफ डॉट वी। तो वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स इसके बराबर है आई एल बी इंटू वी, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड ये इसके बराबर आ गया। अब हीट के फॉर्म पे, हीट के फॉर्म पे कैसे पावर डिसिपेट होगा, इलेक्ट्रिकल पावर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, नाउ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड, कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर के बराबर, और आई की वैल्यू ये है यहाँ पे वी बी एल डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर, और इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला भी आ गया वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इट इज इक्वेशन नंबर सपोज 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अभी देखो बेटा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट पे हम लोग पहुंच गए, एक्सटर्नल पावर कितना चाहिए इसको खींचने के लिए, इस रॉड को खींचने के लिए कितना एक्सटर्नल पावर चाहिए, वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, और इलेक्ट्रिकल पावर कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल पावर भी कितना जनरेट हो रहा है, वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर भी उतना ही जनरेट हो रहा है और एक्सटर्नल पावर भी उतना ही चाहिए। मतलब जितना पावर हम लोग इस रॉड को खींचने के लिए लगा रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जितना इसको खींचने के लिए लगाया हमने उतना ही पावर जनरेट हुआ। मतलब हमने जो पावर दिया यहाँ पे सर्किट में वही इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म पे आ रहा है। तो एनर्जी कंजर्व हुई या नहीं हुई बताओ जरा, एनर्जी कंजर्व हुई कि नहीं? एक बार फिर से बोलिए ना। देख हमने जितना पावर इसको खींचने के लिए दिया, हमने कितना पावर दिया खींचने के लिए, वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। प्रूफ किया ना अपन ने कि भाई हमने जो पावर दी है वो ये है, इक्वेशन नंबर। हाँ सर। और इलेक्ट्रिकल पावर कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पे, आई स्क्वायर आर लगा दोगे, आई स्क्वायर आर मतलब समझ गए, इलेक्ट्रिकल पावर में कितने फार्मूले पढ़े थे, एक तो वी आई पढ़े, आई स्क्वायर आर पढ़े, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर पढ़े। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है सर्किट में, हमने सीधा सीधा निकाल दिया आई स्क्वायर आर से। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो जरा, देखो दोनों इक्वेशन सेम आ रही है। मतलब हमने जितना पावर दिए खींचने के लिए, मैं जितना पावर लगा रहा हूं उतना ही पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जितना पावर मैं खींचने के लिए लगा रहा हूं उतना ही पावर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ बल्ब लगा दोगे ना तो जितना पावर मैं यहाँ लगाऊंगा उतना ही पावर से ये बल्ब जलेगा यहाँ पे। तो एनर्जी कंजर्व हुई या नहीं हुई बताओ जरा, एनर्जी कंजर्व हुई है ना। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। समझ गए, हेलो समझ गया बेटा, समझ गए, बोलो जल्दी से।
अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? कोई डाउट? समझ गए या डाउट है कुछ? यस सर, समझ गए। ओके, नोट कर लो फिर फटाफट अब इसको जरा आप लोग, है ना, फटाफट नोट कर लो इसको। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो जो एफ एक्सटर्नल लिखे सर आपने, आई एल बी, सर एल क्रॉस बी, तो सर साइन 90 आएगा सर। वो 90 डिग्री से वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पे देख, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना। लेंथ ऊपर की तरफ है कंडक्टिंग रॉड की, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एल क्रॉस बी करोगे तो इधर आएगा ना फोर्स। और हाँ सर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ मैग्नीट्यूड अगर देख रहे हो तो ये किसके बराबर बच रहा है? आई एल बी के बराबर बच रहा है। ठीक है? हेलो? हाँ सर। हाँ ओके, लिख ले बेटा इसको। और सर वो नीचे cos 0 लिए ना अपने अपन ने? कहाँ पे cos 0 लिए? यहाँ पे सर वो पावर एक्सटर्नल, यस सर। हाँ देख, एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन पे है ना, तो इनके बीच में जो एंगल वो कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। इसी डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा ना। मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है तो वेलोसिटी को स्लो करेगा, तो वेलोसिटी को स्लो नहीं करे इसलिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे, खींच रहे हैं इसको ऐसा। तो हम जो पावर दे रहे हैं यहाँ पे वही पावर इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म पे आता है, तो नया कुछ नहीं हुआ है ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा की पूरा ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है? समझ गए? हेलो? समझ गए बेटा? यस सर। ठीक, चलो नोट करो। हो गया ना? हाँ चलो लिख लो, फटाफट लिख लो और जिनका रह गया तो। सर वो आपने इधर क्या लिखे हो, वो ऊपर वाला? तो कहाँ सर पर? वो नहीं सर, वो वाले सर, उधर वाला, उसके ऊपर का। ये हाँ सर वो। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है ना एक्सटर्नल फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड
एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इंड्यूस करंट के कारण रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा और उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि हमें अगर रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना तो एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, है ना? समझ गए अभी? हाँ सर। ओके बेटा। हो गया नोट करके? हेलो, यस सर। सभी का हो गया बेटा? यस सर। ठीक। हाँ बोलो बेटा। हो गया नोट करके ना? आगे बढ़ूं मैं अब? हेलो, अरे हो गया क्या भाई? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी है ना? नेक्स्ट है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पेज नंबर 2। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ना, जैसे इंड्यूस करंट पढ़े ना अपन ने, बिल्कुल वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना? तो ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, है ना? करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना? करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाना सीखा, मतलब पहले बन गए। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। तो ध्यान देना, वेरिएबल सिंस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, या सीधा सीधा लेके अपन चलो वेरिएबल वर्ड भी मैं हटा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक field can produce magnetic field इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना देती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। तो सिमिलरली, सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस कर सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। समझ गए? मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले अभी?
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ध्यान देना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी। तो यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा बेसिक हम लोग ले लें। देखो, फ्रॉम Faraday's second law, Faraday's second law of EMI, क्या बताओ जरा, फेराडे का सेकंड लॉ है, फेराडे का सेकंड लॉ याद है, अभी भूल गए, अब बीच पढ़ ही रहे अपन, अभी पूरा चैप्टर ही में चल रहा है। हाँ बोलो, क्या है फेराडे का सेकंड लॉ, बोलो बेटा, फेराडे का सेकंड लॉ बोलो। अमाउंट ऑफ इंड्यूस कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जो फिजिक्स की लैंग्वेज है उसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ना और फैराडे सेकंड लॉ सिमिलर टाइप ही है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर है, माइनस साइन लगाना मत भूलना आप, लेकिन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, समझ गए, हेलो समझ गया बेटा। तो ये किसकी इक्वल लगाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं अपन ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी, बराबर है, समझ गए। ये ईएमएफ है, और ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से रिलेट होती कि नहीं, इट इज ईएमएफ, इट इज ईएमएफ। और ईएमएफ मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, भी है। तो ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से रिलेट होती बेटा यहाँ पे, सिंस ईएमएफ इज इक्वल्स टू, या फिर सिंस ईएमएफ इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, E डॉट dl के बराबर होता है, E डॉट dl। अब ये ऐसे याद रखो, अपन ने पढ़े थे ना, मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू किसके बराबर बताया था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू ED के बराबर बताया था, याद है किसी को। ED मतलब इंजीनियरिंग डिग्री, डायरेक्ट याद रखने के लिए, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके बराबर बताया था, ED के बराबर। तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ वैसी लिखा मैंने, छोटे से पोर्शन में जिसकी लेंथ dl है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस EMF किसके बराबर होगा, E डॉट dl के बराबर होगा, समझ गए। तो ये जो इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को बेटा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इस इक्वेशन को ऐसा लिख दे रहे हैं हम लोग, EMF कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप E dot dl is equals to minus of d phi v upon dt। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, that is called induced electric field, ये induced electric field है। और induced electric field और ये जो फ्लक्स है बेटा, एक दूसरे के से इस तरह से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट याद रखो, अब इसको डायरेक्ट याद रखो, इंड्यूस ईएमएफ, आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यहीं से निकलेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से निकलेगी, फैराडे का सेकंड लॉ से ही निकलेगी, ये है ना, ये फार्मूला यहीं से किया अपन ने, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है ना, जो लॉजिक हम लोगों ने पहले पढ़े थे उसी को मैंने लिखा यहाँ पे। सो दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसमें एक फर्क होता है। तो वो फर्क क्या है वो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना किसी जगह पे, तो वो ऐसे ही निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से ही निकलेगा। ठीक है, समझ गए। अभी बताता हूँ कैसे, है ना, नोट करो पहले इसको, फटाफट नोट करो। तो मेथड समझ गए कैसे निकालना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। हेलो सर, बोलो बेटा। सर जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें डेल वी आएगा क्या स्टार्टिंग में? पोटेंशियल डिफरेंस में या तो ईडी, ये तो मैंने शॉर्टकट तुम लोगों को सिखाया था, ई इंटू लेंथ। देख इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर लिखते हैं अपन,
माइनस डीवी अपॉन किसके बराबर होता है ये? माइनस डीवी अपॉन डी आर के बराबर बताया था, याद है? हेलो, हाँ सर, वहाँ पे डेल आया था, बट हाँ, डेल वो पी डेल्टा आया था, फिर ये आया था, और फिर जब dv इक्वल्स टू आप कर रहे थे तो किसके बराबर लिख रहे थे इसको लिख रहे थे dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर के बराबर लिख रहे थे ना, या dl के बराबर लिख रहे थे। तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी पहले पढ़े हुए थे, उसी रिलेशनशिप को तो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वही रिलेशनशिप यहाँ पे यूज हो रही है, उसी टाइप से यूज हो रही है ना? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? हेलो, अरे कोई डाउट है? यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा तो ये माइनस साइन लेने की अब यहाँ पे जरूरत नहीं। ठीक है, हेलो, समझ गया बेटा? हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे हैं? सर आपको साइक्लिक इंटीग्रेशन क्यों आया? क्या? वो इंटीग्रेशन क्यों आया वहाँ पे? देख, अगर मान ले कांस्टेंट बन रही है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, ओवर द क्लोज लूप ये चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी क्लोज लूप बनाती हैं, तो यहाँ जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये भी क्लोज लूप बनाती हैं। तुम इसको ऐसे डायरेक्ट मत ट्रीट कर लो, ये जो टर्म लिखा था मैंने, ये स्टैंडर्ड टर्म है, ये मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा है कि क्यों ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है वो भी क्लोज लूप के लिए लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो फ्लक्स का कैलकुलेशन किस में करते हो तुम लोग? क्लोज लूप में करते हो, ओपन लूप में करते हो? पूरा क्लोज सरफेस के लिए करते हो ना बेटा? हेलो, फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हो? अभी समझ गया? ठीक है, ओके, नोट करो, फटाफट नोट करो इसको। सर हाँ बोलो। सर इंड्यूस ईएमएफ को फॉर्मूला VBL जब रॉड दिया रहेगा तब करेंगे ना? क्या? सर अभी जो फॉर्मूला नहीं पढ़ेगा सर पहले, ईएमएफ इक्वल टू VBL। माइनस साइन रहने देना। हाँ, क्या 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 बोल रहा है तू? सर वो VBL वाला कब यूज करेंगे? VBL वाला तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए यार, मोशनल ईएमएफ के लिए, कि कोई रॉड है और वो कोई रॉड को तुम मूव करा रहे हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एक बैटरी के जैसा काम करती है, तो उस बैटरी की ईएमएफ कितनी होती है वो लिखने के लिए। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो फटाफट नोट कर लो, फिर इसका कैलकुलेशन बताता हूँ, जल्दी से नोट करो। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कैलकुलेशन बताता हूँ जल्दी। सर एक बार वो फॉर्मूला बताना तो इसका, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। यार देख, ये इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से दी जाती है, फिर मैंने तुमको लॉजिक बताने के लिए ये यूज किया है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा कुछ पढ़े हुए हैं, ये इस तरह से फार्मूला पढ़े हुए हैं हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, तो वो मैंने सिर्फ लॉजिक लगाने के लिए कि भाई ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रिलेट होते हैं, ईएमएफ इक्वल्स टू ई डॉट डीएल हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इसलिए मैंने ये चीजें बताया, बट ये डायरेक्ट ऐसा लिंक नहीं है यहाँ पे, है ना, या कि यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से डिराइव नहीं हुई है, ये मैंने तुमको बस ये चीजों को याद रखने के लिए, रिकॉल करने के लिए बताया है यहाँ पे। समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। ये एग्जैक्ट फार्मूला ये है, लेकिन ये आया कैसे है इसके लिए, ये इससे डिराइव नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी प्रॉपर्टी अलग है। अभी बताने वाला हूँ, इतना नोट तो करो पहले तुम लोग, फटाफट नोट कर लो। सर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपन ने पढ़े कि चार्ज के मोशन से होती है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही चार्ज के मोशन से हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप रहेंगी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस क्यों करेंगे? नहीं अभी बता रहा हूँ ना, अभी रुक तो जा तू, यहाँ पे आने तो दो सिचुएशन तो इतना नोट तो कर पहले, फटाफट जल्दी नोट कर ले, है ना? सर हो गया नोट, सर हो गया नोट। डन सर। पेज नंबर 3। अब इसकी थोड़ा प्रॉपर्टीज अपन लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ गया अपने पास में?
इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप E induced dot dl is equals to minus d phi b अपॉन dt। ठीक है, ये फार्मूला है और ये जो इंटीग्रेशन है ना ओवर क्लोज्ड लूप के लिए है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ये बेटा नॉन कंजर्वेटिव होती है। दूसरा पॉइंट, induced electric field form the closed loop। ये closed loop बनाती है। induced electric field क्या बनाती है? closed loop बनाती है। जबकि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, वो कैसी लूप बनाती है? नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो कैसी लूप बनाती है? ओपन लूप बनाती है। हाँ, और ये कैसे लूप बना रही है यहाँ पे? ये क्लोज्ड लूप बना रही है। ये क्लोज्ड लूप बना रही है ना। और नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाती है बेटा? ओपन लूप बनाती है। ये क्लोज्ड लूप बना रही है यहाँ पे। समझ गए? हेलो, समझ गए ना? ये क्लोज्ड लूप बना रही है। और नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाती है? ओपन लूप बनाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is produced only when there is a variable magnetic field। ये तभी प्रोड्यूस होती है जब किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ना। फोर्थ पॉइंट, direction of induced electric field is given by लेंज लॉ। इनका जो डायरेक्शन है ये लेंज लॉ से दिया जाता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं वो अलग अलग चीजें, ध्यान रखना है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमने नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बट जो बिहेवियर है वो सेम है। बिहेवियर मतलब कि भाई जो काम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही थी वही काम यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगी। लगभग वैसी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन दोनों का सोर्स या ओरिजिन अलग है। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रही हैं। ये नॉन कंजर्वेटिव है एंड दे आर फॉर्मिंग द क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे किसी जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने मान लो मैग्नेटिक फील्ड लिए यहाँ पे इस तरह से, है ना। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट सर्टेन रेट। मान लो +2 टेस्ला या +0.2 टेस्ला पर सेकंड के रेट से ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है यहाँ पे। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दे फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रिक लूप्स। ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक लूप बनाएंगे। दीज आर द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है? इनका जो प्लेन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट, प्लेन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इनका जो प्लेन होता है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे लेंज लॉ अगर हम लोग लगाते हैं, लेंज लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मतलब कौन सा पोल यहाँ पे दिखाओगे? नॉर्थ पोल की साउथ पोल? कौन सा पोल रखोगे यहाँ पे, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन अंदर जाती है। अब ये फील्ड लाइन क्या हो रही है यहाँ पे? बढ़ रही है कि कम हो रही है? फील्ड लाइन बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है ना। आप इंक्रीज करा रहे हो ना यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज करा रहे हो। मतलब नॉर्थ पोल यहाँ पे पास में जा रहा है कि दूर जा रहा है? कैसा हो रहा है? पास में जा रहा है। बढ़ा रहा है तो नॉर्थ पोल पास में जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होगा? साउथ पोल। नॉर्थ
लेंज लॉ में क्या पढ़े अपन ने कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिस कारण वो प्रोड्यूस हो रही है उस कारण का अपोज करे। तो अगर ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो नॉर्थ पोल को ये पास में आने देगा क्या? अपोज कब No, होगा? sir. यहाँ पे नॉर्थ पोल बने, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बने मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप में, ये कौन सी बनेंगी यहाँ पे? These are the induced electric field और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस की प्रोड्यूस होंगी। ऐसे समझ गए? एंटी क्लॉकवाइज की Yes, sir. प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मान लो देख यहाँ पे अगर मेटल सीट रख दोगे ना, अगर मेटल सीट नहीं भी है किसी जगह पे इस तरह से है तो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप की बन जाएंगी। और अगर यहाँ पे कोई मेटल सीट रख दोगे तो मेटल सीट के अंदर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या यहाँ पे एक वायर रख दो तो उस वायर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा इनके कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। समझ गया बेटा? समझ गया इसकी प्रॉपर्टी? कैलकुलेशन का तरीका यही है कि कोई भी क्लोज लूप ले लो। अब इसमें देख यहाँ पे स्ट्रेंथ अलग रहेगी, यहाँ अलग रहेगी, यहाँ अलग रहेगी, और आप उस स्ट्रेंथ को इस फार्मूले से निकालोगे कि भाई यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ की इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एंड इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ गए आप लोग, कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी समझ गए या डाउट है कुछ? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, अरे भाई बोलो जल्दी से। समझ गए इसको? हेलो, समझ गए क्या? हेलो, Yes, sir. सर हाँ बोलो बेटा। सर ये एग्जांपल में आपने जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्रोड्यूस करवाए या फिर इसे अज्यूम किए कि ऐसे टाइप की रहेंगी? नहीं नहीं करवाई नहीं है, यहाँ पे होंगी। कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, किसी भी जगह पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो वहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई जाएगी, है ना? तो ऐसा एज्यूम नहीं किया मैंने। हाँ डायरेक्ट यहाँ पे ये सारी चीजें तो लिखा मैंने। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म द क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बनाती हैं। Induced electric field is produced only when there is a variable magnetic field। ये तभी प्रोड्यूस होंगी जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड बदले उस जगह पे। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो ऑफ कोर्स क्या बदलेगा? वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी मतलब वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। समझ गए बेटा? समझ गए? Yes, sir. हेलो, ठीक है। तो ये एज्यूम नहीं किया मैंने, ये सारे पॉइंट लिखा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय लेंज लॉ। और प्लेन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ये इसके कारण प्रोड्यूस होगी। ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण बनी है। तो वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन होता है ये किसके परपेंडिकुलर रहता है? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ गए बच्चों? हेलो, समझ गए कि नहीं? अरे बोलो जल्दी। Yes, से। sir. चलो ठीक है, फटाफट नोट कर लो जरा इसको, है ना? फटाफट नोट कर लो बेटा। सर शेप चेंज करके फ्लक्स चेंज होंगे तब प्रोड्यूस नहीं होंगे? क्या क्या क्या? अगर शेप चेंज करके फ्लक्स में चेंज आ रहा है तब नहीं होंगे प्रोड्यूस? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ शेप चेंज करने से नहीं होंगी ये, है ना? फ्लक्स चेंज होना चाहिए, लेकिन फिर अगर शेप चेंज अगर आप कर रहे हो तो फिर तो आपको लूप कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे तुमने लूप भी नहीं भी कंसीडर की तब भी प्रोड्यूस होंगी ना किसी स्पेस पे। जैसे इस जगह पे मान लो कोई सोर्स है मैग्नेट का कहीं पे, और उस कोई ऐसा सोर्स है हमारे पास जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कर देते हैं। तो अगर कम ज्यादा कर देते तो ये खाली स्पेस में भी प्रोड्यूस हो गई। तो इसके लिए किसकी जरूरत नहीं है? यहाँ पे कंडक्टर की जरूरत नहीं है। बराबर है? समझ गए? अब इसमें जैसे तूने जो क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर हम लोग लूप का शेप चेंज करें तो वहां पे इंड्यूस करंट आता है। यस बिल्कुल आएगा इंड्यूस करंट, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है वहां पे। बराबर है ना? और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट आएगा मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वहां पे। तो इट इज लिटिल बिट, हम लोग ऐसा बोलें कि
एक तो ये तरीका हो गया कि भाई फ्लक्स अल्टीमेटली जो रीजन मतलब यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, लेकिन खाली स्पेस में भी ये प्रोड्यूस हो जाती है। तो वहां पे तो हम किसकी बात नहीं कर रहे, फ्लक्स की तो बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, या फिर एक लूप कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो खाली स्पेस पे भी प्रोड्यूस हो रही है, और अगर इस तरह से कंडक्टर लेते और उसका शेप चेंज करते तो वहां पर भी होंगे, लेकिन वो वहां पे किस में होंगे, सिर्फ वहां पे स्पेस पे नहीं होंगी, वहां पे सिर्फ किसके अंदर प्रोड्यूस होंगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टर के अंदर बस प्रोड्यूस होंगी। समझ गया बेटा? सर लेकिन कंडक्टर के अंदर तो जीरो रहती ना। कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं रहती, जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में बस जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में बस कंडक्टर के अंदर जीरो रहती हैं। अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, ध्यान रखना। समझ गए? ओके सर। ओके, क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। हेलो, हाँ समझ गया पूरा? यस सर। हेलो, ठीक, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। डन सर। सर वो प्लस 2 सेकंड्स है ना? क्या बेटा? सर वो प्लस 2 सेकंड्स है ना? कौन सा वाला है? हाँ, ये फ्लक्स नहीं है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे जिसमें हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं ना, उसको फटाफट लिख लो। ओके सर। ओके सर, डन सर। हो गया सर? डाउट क्लास में पेपर डिस्कस है ना? हाँ, डाउट क्लास में पेपर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना? हो गया क्या? हो गया लिखा है? अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे, है ना? सिचुएशन समझ लो पहले। सिचुएशन ये है कि इतने रीजन में, है ना, ये रीजन हो गया, इसकी रेडियस हो गई सपोज ए, ये सेंटर है, और सिर्फ इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है सर्टेन रेट से। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट सर्टेन रेट। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मान लो अल्फा टी के फॉर्म पे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज कर रही है बेटा। दैट इज dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू, या फिर सिर्फ किसके बराबर जाएगा, ये अल्फा के बराबर जाएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अपन। b इज इंक्रीजिंग बाय द रेट ऑफ अल्फा t, या फिर b की वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे, b इज इक्वल्स टू अल्फा t, dB अपॉन dt इज अल्फा। अल्फा इज एनी कांस्टेंट। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। जैसे अभी 0 टेस्ला, फिर 1 टेस्ला, फिर 2 टेस्ला, फिर 3 टेस्ला, ऐसे बढ़ते जा रही है मान लो, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है बस वो इतने रीजन पे है अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये अंदर एक लूप हम लोग लेते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल r है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये कैसी वाली बनेगी, नॉर्थ पोल वाली बनेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनेगी।
तो यहाँ पे हम लोग बेटा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप। यहाँ पे पहला केस हम लोग देख रहे हैं व्हेन r इज लेस देन a, है ना। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप E डॉट dl, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, E इंटू 2πr। ठीक है, E इंटू 2πr ऑलरेडी बहुत किए हुए अपन ने ऐसा, तो इसमें तो मुश्किल नहीं होना चाहिए कि है कुछ डाउट यहाँ पे। हेलो, इस पे कोई डाउट है क्या बेटा, इस पे कोई डाउट है क्या? ठीक है, और फिर इधर राइट साइड पे क्या आएगा, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इट इज 5b। तो यहाँ पे किसके बराबर आ गया, E इंटू 2πr इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ b इंटू a, है ना। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ b, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया और ये हो गया db अपॉन dt। तो पाई आर स्क्वायर db अपॉन dt कितना है, फिर अल्फा के बराबर है। तो E इंटू 2πr, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 2πr, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, अल्फा डिवाइडेड बाय 2r, सॉरी अल्फा r डिवाइडेड बाय 2, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r। अब अगर हम लोग कहां पे आते हैं, बाहर का कैलकुलेशन करते हैं। अगर लूप हम लोग यहां से लेते हैं ये वाली वजह से, तो यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आएगी बाय द सेम आर्गुमेंट, लेंज लॉ, है ना, बाहर ये वाले रीजन के बाहर। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो दूसरा केस व्हेन r ग्रेटर देन a, फिर से वही फार्मूला E डॉट dl, E डॉट dl किसके बराबर होगा, E इंटू 2πr, लेकिन db अपॉन dt, है ना, या चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d इंटू 5b अपॉन dt, ये वाला जो टर्म है आपका, यहाँ पे एरिया इंटू कितना आ गया, db अपॉन dt, मॉड ले लेते हैं हम लोग, इस पे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो db अपॉन dt, डायरेक्शन ऑलरेडी बता चुके इसलिए वो नेगेटिव साइंस हम लोग नहीं ले रहे हैं। अभी जो एरिया है वो एरिया कितना, फ्लक्स के लिए, फ्लक्स के लिए बेटा सिर्फ ये वाला पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर और फिर dv अपॉन dt। तो पाई ए स्क्वायर इंटू dv अपॉन dt कितना है, अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपके पास में, E इंटू 2πr पाई ए स्क्वायर इंटू कितना, अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ गई, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2r। मतलब इस रीजन के बाहर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। सेंटर से यहां तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये बिल्कुल वैसे ही केस हो गया जैसे करंट करेंट सॉलिड वायर में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन था। तो इतने रीजन पे अगर यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है, यहाँ से यहाँ तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है और उसके बाद फिर कैसे होने लगती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगती है। अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो पहले बढ़ेगी r इक्वल्स टू a तक और फिर डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिमिलर ग्राफ आ गया। कैसा ग्राफ आ गया, बिल्कुल सिमिलर जैसा हमने कहाँ पे पढ़े थे, करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ ये आ गया। समझ गए बच्चों, हेलो, अरे समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। सर एक और बार ग्राफ बताना। देख, सेंटर से यहां तक फील्ड कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेंटर के बाहर मतलब ए के बाहर, सेंटर से ए तक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, और रेडियस के बाहर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी जगह पे, इसके बाहर नहीं है, लेकिन और ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, इस तरह से बदल रही है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई। तो यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से सरफेस तक क्या हो रही है, यहाँ पे फील्ड बढ़ रही है, उसके बाद फिर फील्ड क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। समझ गया? यस सर। ठीक है, लिख लो अभी, फटाफट लिख लो इसको। तो आज के लिए इतने पढ़ेंगे, बाकी अब अगली क्लास में, है ना।
फटाफट नोट कर लो इसको। सर साइड मॉड्यूल क्या बेटा? सर आज आप आ रहे हो क्या, या कल आऊंगे? आज मैं आऊंगा कहाँ पे? इंदौरा पे आऊंगा ना, कल मानेवाड़ा पे। शाम को डाउट में पेपर सर का डिस्कशन। मानकापुर हो गया ना? हाँ कल मानकापुर में आऊंगा ना। ठीक है। सर वो E2πr वाला समझो एक बार। अरे वो क्लोज लूप में जो कैलकुलेशन करते थे अपन एम्पियर सर्किट लॉ में, वही है वो। एम्पियर सर्किट लॉ में नहीं करते थे, याद है? हेलो, वहां पे B डॉट DL लिखते थे, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग बेटा? हाँ E सर। डॉट DL। हाँ सर। ओके, सेंट जेवियर वाले बच्चे बोल रहे पेपर शुरू होने वाला, तो जा सकते हो भाई। संडे को अब अगली बार कौन सा चैप्टर लेना? ठीक है, कल बताता हूँ मैं, है ना, कि अगले संडे में अपन लोग 11 का कौन सा चैप्टर लेते हैं। ठीक है बेटा? चलो फटाफट नोट कर लो इसको। टेंशन तो है। ठीक है ना बेटा, ये केमिस्ट्री का भी देख लो। ये हो गया क्या तुम लोगों का? हेलो 2 मिनट। सर आज क्लास नहीं हुई केमिस्ट्री की सुबह? हाँ नहीं हुई है, सर को कुछ इशू आ रहे हैं। इशू मतलब ऐसे कि देखते अभी बात करता हूँ मैं। सर हाँ बोलो। सर अभी जो अगला टेस्ट आएगा उसमें 11 से पूरा चैप्टर आएगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि कल बता दूंगा सोच के कि कौन सा वाला ले। अभी कौन कौन से हो गए वो देखना पड़ेगा ना, कौन सा बचा है अभी अपना वहां पे, कौन सा चैप्टर बचा। सरफेस टेंशन बचा है क्या? नहीं सर हो गया था वो। फिर कौन सा बचा है 11th का? वेव हो गया, ऑसिलेशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया क्या बेटा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाँ सर। सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड। हेलो सर फ्लूइड नहीं हुआ। फ्लूइड नहीं हुआ। अच्छा, कौन सा नहीं हुआ है? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स डालेंगे इस बार, है ना? फ्लूइड मैकेनिक्स डालेंगे, ठीक है। सर तो 11 बजे होंगी ये क्लास केमिस्ट्री की? नहीं आज नहीं होगी, है ना, 11 बजे से। सर का टाइमिंग सुबह का ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बता देते हैं अभी कैसे क्या चेंज करना टाइम टेबल पे। ठीक है, आज नहीं होगी, है ना? यस सर, 7 बजे से रखना चालू कर दो सर। ठीक है। हो गया क्या बेटा लिखकर? यस सर। चलो मैं एंड कर दूं क्लास को। हेलो, ठीक है।